कॉलेज फ्रेंड क्लियर सिस फ्रेंड्स डाउट। क्या हो अगर आपसे जो बात कही गई हो उस समय आपको अच्छी और सही लगे, लेकिन थोड़ा सा डाउट हो कि यह बात सच है या नहीं, और वह सच आपका यकीन में बदल जाए। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था दीदी की सहेली के साथ। ऑडियो सीरीज की स्टोरी में जब लड़के की सिस्टर ने लड़के को बेल्ट से पीटा और जब दीदी की सहेली ने जानना चाहा कि उसने लड़के को बुरी तरह क्यों मारा, तो उसका यह कहना था कि यह सिर्फ वो लड़के को स्ट्रांग बनाने के लिए कर रही है। लड़के की सिस्टर की यह बात 100% सही हो, लेकिन आपसे कहा जाए कि सच्चाई तो कुछ और है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इसका जवाब जानने के लिए हमें पूरी स्टोरी देखना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। इनसाइड द स्टोरी। ठंड की एक और सुबह, लड़के और दीदी की सहेली की एक और सुबह। फाइनली आज बहुत दिनों के बाद लड़का स्कूल जाने वाला है, क्योंकि उसकी सिस्टर की मार से उसके शरीर में जो घाव बन गए थे, उसकी वजह से उसने स्कूल से छुट्टी ली थी। अब लड़का पूरी तरह ठीक हो चुका था, पर लड़के को अजीब लग रहा था, क्योंकि इतने दिनों बाद स्कूल जाने वाला है। घर की वादियों में लड़का सा खो सा गया था इन छुट्टियों में। पर बहुत जल्द उसके एनुअल एग्जाम भी आने वाले हैं, समथिंग मार्च में। इसलिए लड़के को एग्जाम से पहले अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा। हम देखते हैं कि दीदी की सहेली उठ गई होती है। सबसे पहले फ्रेश होने के बाद लड़के के फैमिली मेंबर्स के लिए चाय बनाती है। उसके बाद लड़के के पास जाती है और लड़के को उठाती है। सस्पेंड। रोहन, सुबह हो गई है, उठो भैया। आज 2 दिनों बाद तुम स्कूल जाने वाले हो। चलो उठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ। बॉय, गुड मॉर्निंग दीदी। सिस फ्रेंड, गुड मॉर्निंग भैया। चलो अब फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। जब दीदी की सहेली लड़के को उठाने जाती है तो लड़का उठकर बैठ जाता है और दीदी की सहेली को गुड मॉर्निंग कहता है, जहाँ पर दीदी की सहेली उसे सीने से लगा के उसे हक करती है, जिससे लड़के को टू फील होता है। उसके बाद लड़का फ्रेश होके आता है और पलंग पर बैठते ही दीदी की सहेली उसके लिए चाय लेके आती है। सिस फ्रेंड, रोहन, ये लो तुम्हारी चाय। तब तक मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना देती हूँ, और हाँ, तुम्हारी ड्रेस मैंने प्रेस करके टेबल पे रख दी है। बॉय, ठीक है दीदी, मैं अपने नोट्स अरेंज कर लेता हूँ। सस्पेंड, ठीक है रोहन, तुम अपनी कॉपी किताब अरेंज कर लो और अपना बैग रेडी कर लो। लड़का अपनी चाय पीता है। उसके बाद लड़का तैयार हो जाता है। तब तक दीदी की सहेली उसका टिफिन तैयार कर देती है, उसकी पानी की बोतल भी तैयार कर देती है। फिर हम देखते हैं कि सिस फ्रेंड लड़के के स्कूल शूज पॉलिश करके रेडी करती है। अभी लड़के के पास आधा घंटा है, पर लड़का बेचैन होता है और सोफे में बैठा था। फिर सिस फ्रेंड उसके पास आती है। सिस फ्रेंड प्यार से, रोहन, क्या हुआ मेरा बच्चा? बॉय, दीदी, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। सिस फ्रेंड, क्यों भैया? बॉय, मैं बहुत नर्वस हूँ। सस्पेंड, रोहन, जस्ट रिलैक्स, मैं हूँ ना। बॉय, दीदी, इतने दिन मुझे अच्छा लग रहा था। जब मेरी छुट्टी थी, एकदम से स्कूल जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रोने लगता है। सस्पेंड, ओह मेरे भैया, रोहन, ऐसे नहीं रोते, तुम एक अच्छे लड़के हो ना। मेरा रोहन कितना अच्छा है, मेरा प्यारा भैया कितना स्ट्रांग है। मेरा रोहन तो नहीं रोता ना, फिर क्यों रो रहा है मेरा बाबू? रोहन, स्कूल जाना जरूरी है ना, तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना, फिर तुम्हारे एग्जाम भी आएंगे। अभी तुम्हारी इतने दिनों की छुट्टी में तुम्हारी क्लास मिस हुई है। आपके के जितने सब्जेक्ट है उनके नोट्स भी तो कवर करने हैं ना, बहुत पीछे हो। उनके नोट्स, रोज स्कूल जाना अच्छी बात होती है ना। बॉय, हाँ। सिस्टर, तुम्हारे नोट्स भी तो कवर करना जरूरी है ना। हाँ। बॉय, हाँ। सिस्टर, फिर ऐसे नहीं रोते ना। रोहन, बाबू ऐसे नहीं रोते, तुम मेरे प्यारे भैया हो ना। रोहन, ऐसे नहीं रोना, अपने आंसू पोछो भैया। खुश हो के स्कूल जाना चाहिए, ठीक है? अब स्माइल करो। स्कूल से आने के बाद हम दोनों टाइम बिताएंगे। बॉय, ठीक है। सिस फ्रेंड लड़के को संभालती है और उसे चुप कराती है, क्योंकि लड़के को इतने दिनों बाद स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा है। तब सिस फ्रेंड लड़के को सीने से लगा के हक करती है, जिससे लड़के को टू फील होता है, और उसके पास बैठकर उसके आंसू पोंछकर उसे गले लगाती है, उसे हौसला देती है। दोनों के इतने प्यारे पल के बाद लड़के का स्कूल जाने का टाइम होता है, और आज लड़के के पापा अपने कार से लड़के को स्कूल छोड़ने वाले थे।
फिर हम देखते हैं कि उनकी कार घर के सामने खड़ी है और लड़का स्कूल जाने के लिए रेडी है। दीदी की सहेली लड़के को गुड बाय कहती है और लड़का कार में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाता है। और दीदी की सहेली भी सोफे में बैठी थी और वह भी उदास लग रही थी, क्योंकि इतने दिन लड़के की सेवा करने के बाद उसे इन दिनों की आदत हो गई थी, जहाँ पर वो रोज लड़के को चाय देती थी और उसके बाद नाश्ता बनाकर लड़के के पास आती थी और दोनों साथ में टाइम बिताते। पर आज चीज अलग थी, क्योंकि लड़का स्कूल जा चुका था और दीदी की सहेली घर पे अकेली थी और कहीं ना कहीं वह लड़के को मिस कर रही थी। अब उसे इंतजार था लड़के का स्कूल से आने का। फिर हम देखते हैं कि दीदी की सहेली लड़के की मम्मी के साथ घर के काम में हाथ बटाती है और घर की सफाई करती है। टाइम ऐसे ही बीत जाता है और हम देखते हैं कि दीदी की सहेली कभी अपने घर पे फोन लगा के बात करती है, कभी अपनी फ्रेंड से, तो कभी टीवी पे सीरियल देख रही होती है, कभी लड़के की मम्मी के साथ बातें करके उनके साथ टाइम बिताती। फिर दोपहर हो जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लड़के का स्कूल से आने का टाइम हो चुका है और फिर हम देखते हैं कि लड़का स्कूल से आ चुका है, जहाँ पर दीदी की सहेली टीवी देख रही होती है और लड़के को देखकर एकदम से खुश हो जाती है और पहले उसका बैग उतारती है और फिर उसे हक करती है। सस्पेंड। रोहन, आ गया मेरा बच्चा। बॉय, हाँ दीदी, मैंने आपको बहुत मिस किया। सस्पेंड। मैंने भी भैया। चलो ठीक है, अब तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। लड़का फ्रेश होने जाता है, जहाँ पर वह हाथ मुंह धोने के बाद अपने कपड़े बदल लेता है और टीवी वाले रूम में आकर बैठ जाता है, जहाँ पर आज पत्ता गोभी, दाल, चावल और रोटी बनी है। हालांकि लड़के को सब्जियों से एलर्जी नहीं है, लेकिन एक सब्जी है और वह है शिमला मिर्च, जो आप हमारे ऑडियो सीरीज के 48 एपिसोड में देख चुके हैं कि लड़के ने खाने पे कमी निकाली और उसकी सिस्टर ने उसे कस के 2 चांटे मार दिए। अब आपके लिए एक सवाल, यही ओकेजन रहता और लड़के की सिस्टर की जगह दीदी की सहेली होती तो वो क्या करती? अब इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो लड़का और दीदी की सहेली टीवी वाले रूम में बैठे थे, जहाँ पर लड़का खाना खा रहा होता है और दीदी की सहेली से बातें करता है और ऐसा लगता है मानो उसकी सिस्टर से उससे बात हो रही हो और एक भाई होने का हक आखिरकार उसे मिल गया हो। इस बीच लड़के को खाने में जो भी लग रहा होता है वह दीदी की सहेली उसे सर्व करती है और खाने के दौरान लड़का स्कूल की बातें बताता है, जिसे सुनकर दीदी की सहेली को अच्छा लगता और वह भी अपनी बातें बताती, यानी दोनों आपस में बातें शेयर कर रहे थे। अब लड़के का खाना हो जाता है और हम देखते हैं कि लड़का टीवी देख रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि दीदी की सहेली तैयार हो जाती है, शायद कहीं जा रही थी, तो वह टीवी वाले रूम में आती है और लड़के से कहती है, सिस फ्रेंड, रोहन, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ भैया, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आप टीवी देखो। लड़का, ठीक है दीदी, बोलता है, लेकिन उसके अंदर इच्छा जागृत होती है कि वह दीदी की सहेली को गले लगाए और वह दीदी की सहेली को कहता है, बॉय, दीदी 1 मिनट। सस्पेंड। हाँ बोलो भैया। और लड़का दीदी की सहेली को गले लगा लेता है। सस्पेंड। ठीक है बाबू, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, बाय। फिर लड़का घर में अकेले होता है, क्योंकि लड़के की मम्मी शॉपिंग करने के लिए गई है और फिर हम देखते हैं कि लड़का टीवी देख रहा होता है कि उसके दिमाग में अपनी सिस्टर के कपड़ों का ख्याल आता है और आते ही उसके दिमाग में लड्डू फूट रहे होते हैं। अब लड़का अकेला होता है और सिस्टर के रूम में आता है। अब वह अलमारी की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर वह अलमारी खोल के देखता है तो नीचे की तरफ उसकी दीदी की एक नेवी ब्लू गुलाबी रंग की कुर्ती रखी थी और उसे स्मेल करता है तो उसे दीदी की खुशबू आती है। खुशबू लेते ही उसके अंदर अपनी दीदी के लिए फीलिंग जागने लगती है। अब वह धीरे धीरे गर्म हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि लड़का एक तकिया लेता है, उसके ऊपर उसकी कुर्ती को रखकर अपना टुन्नू रफ करने लगता है, जिससे उसको अपने टुन्नू में उसकी दीदी की कुर्ती का कपड़ा महसूस हो रहा था। कुछ देर अपना टुन्नू उसकी कुर्ती में रफ करने के बाद धीरे धीरे उसके टुन्नू में उत्तेजना होने लगती है और जैसे ही उसके टुन्नू में उत्तेजना होती है उसका टुन्नू खड़ा हो जाता है और अब वह उसकी कुर्ती को खोलकर तकिया में पहना देता है और पहनाने के बाद उसकी कुर्ती ने तकिया में एक परफेक्ट फिगर का आकार ले लिया था। जैसे इस कुर्ती में उसके सिस्टर का फिगर, तकिया में अपनी सिस्टर की कुर्ती का फिगर देखकर उसका शरीर गर्म हो गया, नीचे हलचल होने लगी और उसका सीना धक धक करने लगा। लड़के ने अपना टुन्नू उसकी कुर्ती में लगाया। पहले टच में उसे टुम्बन फील हुआ, फिर दूसरी बार उसने टच किया और अब धीरे धीरे अपना टुन्नू उसकी कुर्ती में लगाकर अंदर बाहर करने लगा। अब लड़का अपने टुन्नू से कुर्ती में स्ट्रोक्स लगा रहा था और हर स्ट्रोक के साथ उसे टुम्बन फील हो रहा था।
इस दौरान वह अपनी सिस्टर की फील ले रहा था और उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके एहसास ले रहा था जैसे अपनी सिस्टर को पेनिट्रेट कर रहा हो। यह करते टाइम लड़के की पोजीशन पहले स्टैंड अप थी और उसके बाद वो उसके ऊपर उल्टा लेटकर अपना टुन्नू उसकी कुर्ती पर रगड़ने लगा। अब उसका शरीर गर्म हो गया था। इस दौरान कभी वह अपनी दीदी की कुर्ती को स्मेल करता, कभी उसकी कुर्ती पे अपना सिर घुसाता जैसे अपनी दीदी की गोदी पे सिर रख के सो रहा हो। अब लड़का वापस से अपनी स्टैंड अप पोजीशन में आ जाता है और उसकी फिगर के अनुसार उसकी टमी वाले एरिया पे अपना टुन्नू रफ करने लगता है और फाइनली आखिरी टच के साथ उसके टुन्नू से मूत की धार एक बार निकलती है, दूसरी बार निकलती है और तीसरी बार निकलने के साथ ही लड़का सर्वगुण संपन्न हो जाता है, क्योंकि लड़के को कम्प्लीटली प्लेजर मिल चुका था और एक बार फिर अपनी दीदी की फील लेने में लड़का कामयाब रहा। पर लड़के को नहीं पता था कि उसके स्पर्म का कुछ हिस्सा, कुछ बूंदे उसकी कुर्ती में लग जाती है जो पानी बन चुकी थी। यहाँ पर लड़के को परफेक्ट प्लेजर मिल चुका था, जहाँ पर लड़का गर्म महसूस कर रहा था और कहीं ना कहीं यह एहसास उसे उस टाइम की याद दिलाता जहाँ पर वह अपनी दीदी से थप्पड़ खाया करता था। यह एहसास भी कुछ ऐसा ही था, पर उस एहसास में दर्द था और इस एहसास में मज़ा और हैप्पीनेस। अब लड़का उसकी कुर्ती को फोल्ड करके वापस अलमारी में रख देता है और फिर से टीवी देखने चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दीदी की सहेली अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी कराकर बाहर आती है और कुछ ही दूरी पर हमें कॉलेज फ्रेंड को दिखाया जाता है और दीदी की सहेली और कॉलेज फ्रेंड की मुलाकात होती है। कॉलेज फ्रेंड: अरे पारो, कैसी हो? सिस फ्रेंड: मैं ठीक हूँ मोहित, और बताओ तुम कैसे हो? कॉलेज बॉय: मैं भी ठीक हूँ, वैसे कहाँ से आ रही थी? सिस फ्रेंड: कुछ नहीं, बस अपने डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी कराने और वेरीफाई कराने के लिए आई थी। कॉलेज बॉय: ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस फ्रेंड: हाँ कहो ना। कॉलेज बॉय: यह बात हिमांशी के बारे में है, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। सिस फ्रेंड: कैसी गड़बड़? कॉलेज बॉय: एक काम करते हैं, किसी कॉफी शॉप में चलते हैं, वहाँ बताऊंगा। सिस फ्रेंड: हाँ ठीक है मोहित, चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों कॉफ़ी शॉप में बैठे थे और फिर कॉलेज फ्रेंड लड़के की सिस्टर के बारे में बताने लगता है। कॉलेज बॉय: तो पारो, जैसा कि मैं कह रहा था, मुझे हिमांशी का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा। सिस फ्रेंड: क्यों, क्या हो गया मोहित? कॉलेज बॉय: मैंने सुना है कि हिमांशी अपने भाई को बहुत मार रही थी, उसने उसे बुरी तरह मारा। सिस फ्रेंड: हाँ मोहित, ये सच है, मैं वहाँ पर थी। उसने रोहन को बंदी बना लिया था और मैंने उससे बहुत बार पूछने की कोशिश की कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और पता है मोहित, मेरे ही सामने उसने रोहन को बेल्ट से बहुत बुरा मारा और फिर मैं रोहन को उठाकर अपने घर लाई और वहाँ उसकी ट्रीटमेंट की, उसे रिकवर करने में उसकी हेल्प की, और हिमांशी के साथ जो लड़की थी उसे मारने के बाद वो दोनों वहाँ से चले गए थे। कॉलेज बॉय: तुमने तो पूछा तो होगा ना कि उसने ऐसा क्यों किया? सिस फ्रेंड: हाँ मोहित, मैंने पूछा था तो उसने ये कहा कि ये सब उसके लिए कर रही है, उसे स्ट्रांग बनाने के लिए। कॉलेज बॉय: पारो, शायद तुम्हें यह जान के बहुत हैरानी होगी, लेकिन हिमांशी जो कर रही है बिल्कुल सही नहीं कर रही है। सिस फ्रेंड: क्या मतलब? कॉलेज बॉय: दरअसल उस दिन मैं किसी काम से बाहर आया था तो मुझे हिमांशी एक लड़की के साथ दिखी थी और मैं उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे अपने भाई को मारने का कोई दुख नहीं है। एक दिन की बात है, जब मैं हिमांशी से मिलने उसके घर गया था तो मुझे एक लड़की से बात करते हुए दिखी थी। मैं सामने वाले रूम पर बैठा था और वह अंदर वाले रूम में बैठकर फ़ोन पर बात कर रही थी और उसकी एक एक बात मुझे क्लियर आ रही थी। उस लड़की से उस बारे में बात कर रही थी जब उसने रोहन को बुरी तरह मारा। पारो, यह सुनकर शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा या तुम इस पे यकीन नहीं कर पाओगी, लेकिन मैंने हिमांशी को कहते हुए सुना कि रोहन न इसी लायक है और मैंने उसे बेल्ट ही बेल्ट मारा, और वह उस लड़की से कह रही थी कि मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने उसे बुरी तरह मारा, और इस बारे में वह हंस के उस लड़की से बात कर रही थी। यार पारो, कोई अपने भाई को इस तरह मार के खुश हो सकता है क्या? लेकिन मैंने उस दिन देखा कि हिमांशी को अपने भाई को इतनी बुरी तरह मारने का कोई दुख नहीं है। सिस फ्रेंड: लेकिन मोहित, जब मैं रोहन के घर पे देखभाल कर रही थी तब उसकी मम्मी का फोन आया था तो वह मुझे कह रही थी कि हिमांशी बहुत रो रही है। कॉलेज बॉय: हिमांशी कोई रो वो नहीं रही थी, ये सब उसका नाटक है। सिस फ्रेंड: क्या? कॉलेज बॉय: हाँ ये सच है, क्योंकि उस दिन हम एक रेस्टोरेंट में थे, तब हिमांशी उस दिन उस लड़की के साथ रेस्टोरेंट में आई थी और मैं थोड़ी दूरी पर था तो मैंने सारी बातें सुन ली थी।
दरअसल उन दोनों ने जब रोहन को बंदी बनाया, जब उसकी सिस्टर ने उसे बुरी तरह मारा, तब तुम वहाँ पर थी और वह उस लड़की से कह रही थी कि हमने पारो के साथ सामने रोहन को बुरी तरह मारा, उसे क्या जवाब देंगे। तो उस लड़की ने हिमांशी को पूरा पाठ पढ़ाया। हिमांशी ने जो तुम्हें बताया वो सच नहीं था, बल्कि उस लड़की की पूरी बनाई कहानी थी। और यही नहीं, हिमांशी की मम्मी जो तुमसे कह रही थी कि हिमांशी बहुत रो रही है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। अपनी मम्मी के सामने रोना भी उसका एक नाटक है। मुझे लगता है हिमांशी के साथ जो लड़की है वही उसे पाठ पढ़ा रही है, क्योंकि उसे लड़की ने हिमांशी को पूरा प्लान बताया। अपने भाई को मारने के दुख में अपने मम्मी पापा के सामने रोने का नाटक कैसे करना है। उस दिन उस रेस्टोरेंट में वह दोनों ये सब प्लान कर रहे थे। मुझे लगता है हिमांशी के साथ जो लड़की है और यह हिमांशी दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि हिमांशी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है और अपनी मम्मी पापा को भी तो उसे बहुत अच्छे से पता है कि अपने भाई के लिए रोने का नाटक कैसे करना है, ताकि उसके मम्मी पापा उस पर विश्वास कर ले। और जिस तरह से इन दोनों की प्लानिंग चल रही है, वह लड़की हिमांशी को जिस तरह पाठ पढ़ा रही है, मुझे तो लगता है पारो हिमांशी अपने भाई के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रही है। अच्छा, उसने तुम्हें बताया होगा कि वह डिस्टर्ब है और गांव जाना चाहती है। सस्पेंड, हाँ, जब मैं रोहन को छोड़ने उसके घर गई तो उसकी मम्मी ने ही बताया कि हिमांशी नानी के यहाँ गई है। कॉलेज बॉय, कोई डिस्टर्ब नहीं है पारो, यह भी उसके प्लान का एक हिस्सा है, क्योंकि हिमांशी मुझे एक दिन नई सिम लेती हुई दिखाई दी थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस लड़की से कांटेक्ट करने के लिए, ताकि किसी को पता ना चले कि ये हिमांशी का नंबर है। और वो वहाँ नानी के यहाँ गई है ना, तो देखना हिमांशी की उस लड़की से वहाँ भी बातें होंगी और वह गांव से ही दोनों मिलकर अपने भाई के खिलाफ साजिश रचने की तैयारी में है। सिस्टर, मुझे लगता है रोहन जब से सिस्टर से बुरी तरह मार खाया है, तब से वहाँ मुझे कुछ डरा डरा सा लग रहा था। पता है, एक बार मैं उसे ब्रेकफास्ट देने के बाद आराम करने के लिए लेटा दिया था और मैं काम करने लगी कि थोड़ी देर बाद रोहन की चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने बुरा सपना देखा था। उसने देखा कि हिमांशी उसे बेल्ट से मार रही है। कॉलेज बॉय, ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह से उसे मार पड़ी है ना, उसे सदमा है। अब कहीं ना कहीं वो अपनी सिस्टर से डरेगा। अभी कैसा है रोहन? सिस्टर, अभी तो ठीक है मोहित, जब से उसका ख्याल रखना शुरू की हूँ ना, तब से मेरे साथ घुल मिल गया है और मुझे अपनी सिस्टर मानता है। कॉलेज बॉय, शायद क्योंकि रोहन अपनी सिस्टर की मार से इतना डर गया है और अभी हिमांशी नहीं है, तो उसे अभी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन पारो, रोहन को ना अपनी सिस्टर से दूर रखना, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से उसने रोहन को मारा और उसे बुरी तरह मारने के उसे कोई दुख नहीं है, तो हो सकता है कि आगे भी उसके साथ कुछ ऐसा करे जिससे उसे नुकसान हो। अभी तो ठीक है कि हिमांशी नहीं है, लेकिन हिमांशी कभी भी आ सकती है और जिस तरह से उनकी बातें हो रही है, इस तरह से ये दोनों रोहन के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्योंकि हिमांशी का नया सिम लेना और नया नंबर चालू करना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि हिमांशी जहाँ भी है वह उस लड़की से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। और पारो, जितना मैंने सुना है कि हिमांशी अपने भाई के लिए नफरती है, मुझे लगता है कि हिमांशी जहाँ भी है वहाँ से आने के बाद उसकी नफरत अपने भाई के लिए और बढ़ जाएगी, क्योंकि हिमांशी जहाँ भी है वहाँ पे उसका उस लड़के से कांटेक्ट होता रहेगा, जिससे कि वह अनजान लड़की हिमांशी को कोई ना कोई पाठ पढ़ाएगी कि अपने भाई के खिलाफ कैसा नेचर रखना है, अपने भाई के साथ कब क्या करना है। मुझे लगता है जहाँ तक ये रोहन के लिए ना पूरा गेम प्लान सेट कर रहे हैं। अब जितना मैं जानता हूँ, मैं तो बस यही कहूँगा कि रोहन को अपनी सिस्टर से दूर ही रहना चाहिए। कोशिश करना उसके बीच इंटरफेयर ना करे। सुनो, तुम जाओगी ना तो रोहन को याद से बता देना कि उसकी सिस्टर उसके लिए अब और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। मैं तो उससे बस ये कहना कि अपनी दीदी की भी ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। अच्छा, अब मुझे जाना होगा, बहुत टाइम हो गया है, फिर मिलेंगे। बाय पारो। रेस्टोरेंट, अच्छा ठीक है मोहित, बाय, फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर मोहित यानी कॉलेज फ्रेंड और सिस फ्रेंड के सामने अपनी सहेली के सिस्टर यानी हिमांशी के बारे में ऐसी बातों का खुलासा करता है जो उसे हैरान कर देने वाली है और जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता। अब कहीं ना कहीं दीदी की सहेली को जो डाउट हो रहा होता है, आज वह डाउट क्लियर हो चुका था और उसका जो शक था वो यकीन में बदल चुका था।
अब दीदी की सहेली घर आती है तो और देखती है कि रोहन अपना जो क्लास में जो उसकी क्लासेस मिस हुई थी उसके नोट्स कंप्लीट कर रहा होता है। दीदी की सहेली उसे सीने से लगाते हुए साइड हक करती है जिसे लड़के को टुम्ब के साथ महसूस होता है। असिस्टेंट, रोहन होमवर्क कर रहे हो भैया? बॉय, हाँ दीदी, आज जो क्लास मिस हुई थी उसी के नोट कंप्लीट कर रहा था। असिस्टेंट, ठीक है रोहन, तुम अपने नोट्स कंप्लीट कर लो भैया, फिर मैं तुम्हारी पेस्ट्री लाई हूँ, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, फिर बाद में चलकर बैडमिंटन खेलेंगे, ठीक है? बॉय, ठीक है दीदी, मैं जल्दी से नोट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो लड़का अपने नोट्स कंप्लीट कर लेता है, जहाँ पर अपने होमवर्क से फ्री होने के बाद दोनों पेस्ट्री साथ में एंजॉय करते हैं, फिर साथ में गार्डन में जाके बैडमिंटन खेलते हैं। 1 घंटा बैडमिंटन खेलने के बाद दोनों के अंदर अब गर्मी आ चुकी थी और इसके साथ शाम के 6 बज जाते हैं और अब जोरों की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ खाने के लिए बैठते हैं और आज उनकी यहाँ बनी थी लाल भाजी और दिन का जो चावल था उससे मटर के दान डाल के जीरा फ्राइज कर लिया जाता है और गर्मा गर्म रोटी भी बना ली जाती है। और वाकई आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था। खाना खाने के बाद जो ठंड का रूटीन होता है, पूरी फैमिली हीटर के पास आग तापती है। उनकी आपस में दैनिक चर्चा चल रही होती है। 1 घंटे वार्तालाप के बाद फैमिली मेंबर्स के सोने का टाइम होता है और हम देखते हैं कि दीदी की सहेली बर्तन साफ करके किचन का प्लेटफॉर्म साफ करने के बाद बेडरूम में आती है और लड़के को अपने पास आने का इशारा करती है। असिस्टेंट, 1 मिनट इधर आओ भैया। बॉय, क्या हुआ दीदी? असिस्टेंट, मेरे साथ 1 मिनट ऊपर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बॉय, ठीक है चलो। दीदी की सहेली लड़के को लेकर ऊपर बालकनी में आती है और तब वह लड़के को जो बताने के लिए लाई थी वह बताती है। असिस्टेंट, रोहन, मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाई हूँ क्योंकि यह बात तुम्हारे और मेरे बीच की है और ये तुम्हारी सिस्टर से रिलेटेड है। बॉय, लेकिन मेरी दीदी से रिलेटेड क्या बात है? असिस्टेंट, अरे आज मैं अपने काम से डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने गई थी तो मुझे मोहित मिला था। उसने जो हिमांशु के बारे में बताया, यह बात इस बारे में है। मेरी और मोहित की बात हुई और मोहित ने जो तुम्हारी सिस्टर के बारे में बताया उसे ध्यान से सुनना। देखो रोहन, तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें मारा जो बिल्कुल गलत था और फिर जो उसका पछतावा था तुम्हारी मम्मी पापा के सामने, उसके बाद वो नानी के यहाँ चली गई। क्यों? सही बात है ना? देखो, तुम्हारी सिस्टर गांव गई है नानी के यहाँ ताकि उसने जो किया वो उसे भुला सके और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तुम्हारी सिस्टर वो बातें भूल जाएंगी जो उसने तुम्हें मारा, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी सिस्टर का स्ट्रिक्ट टीचर और बढ़ जाए क्योंकि उसकी साइकोलॉजी थोड़ी वीक है। इसके चलते कभी कभी इंसान ऐसा हो जाता है, पर तुम माइंड मत करना क्योंकि वो तुम्हारी सिस्टर है। तुम्हारी छोटी गलती पर हो सकता है कि वो भड़क जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ये उसका नेचर थोड़ा टाइम तक रहेगा, बस उस टाइम तक सह लेना। बॉय, दीदी मुझे डर लग रहा है। असिस्टेंट, डरो मत भैया, मैं हूँ ना, चिंता मत करो। अभी तो वो नानी के यहाँ पे है ना, अभी बहुत टाइम है। याद है मैंने उस टाइम क्या कहा था कि तुम्हारी सिस्टर ने जो कहा उस बात में सच्चाई नहीं है और आज वो शक यकीन में बदल गया। कैसा शक दीदी? असिस्टेंट, छोड़ो भैया, इस बारे में फिर बात करेंगे, अभी नीचे चल के सो जाते हैं, अब टाइम हो गया ना, कल संडे है, कल तुम्हें बाकी के नोट्स भी तो कंप्लीट करने हैं। और रोहन, चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी नोट्स कंप्लीट करने में मदद करूँगी। थैंक यू सो मच दीदी, काश मेरी सिस्टर भी ऐसी होती। असिस्टेंट, यूर वेलकम रोहन, पर सब इंसान एक जैसे नहीं होते ना, तुम मुझे कुछ टाइम के लिए अपनी सिस्टर मान सकते हो। इसके बाद दोनों नीचे आते हैं और लड़के को नींद आ रही होती है तो लड़का रजाई में घुस जाता है जिससे उसे गर्मा गर्म लगता है और दीदी की सहेली उसके बाजू पे हाथ फेरती है और फिर वह उसकी गोदी पे सिर रख लेता है, जहाँ पर लड़के को नींद आती है और दीदी की सहेली को हमें बेचैन होते हुए दिखाया जाता है और यहीं पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। सेंट्रल आइडिया, इस स्टोरी की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि जो बात हमें पहले सच लगने लगती है बाद में उसका खुलासा होता है और पता चलता है कि सच तो कुछ और ही था। ऐसा ही हुआ इस स्टोरी में कि जब दीदी की सहेली अपने काम से बाहर आई थी और जब कॉलेज फ्रेंड से उसका मीटअप हुआ तो दोनों कॉफी हाउस में एक साथ बैठे होते हैं और दीदी की सहेली को पता चलता है कि जो हिमांशी ने उससे कहा था कि वह सिर्फ लड़के के लिए ये सब कर रही है ताकि वह उसे स्ट्रांग बना सके, लेकिन हमें पता चलता है कि यह सब एक साजिश है जो उन्होंने एक एक करके लड़के के खिलाफ रची और इस टाइप
स्टेप बाय स्टेप उसके अगेंस्ट गेम प्लान रेडी किया। चाहे वो दीदी की सहेली को इस तरह जवाब देने का हो, इसका दीदी की सहेली के पास कुछ कहने के लिए ना हो, जिस तरह लड़के की सिस्टर और इस अनजान लड़की की दोस्ती बढ़ती जा रही है। देखने वाली बात यह होगी कि इन दोनों की दोस्ती किस अंजाम तक जाएगी। लड़के को इतनी बुरी तरह मारना और उसके बाद उसका एक बार भी अफसोस न होना, यहीं से पता चलता है कि ये जो कठोर भावना है भाई बहन के रिश्ते को खराब कर रही है। क्योंकि एक भाई नहीं होता, एक बहन का अपना भी होता है, और अपनों को अगर दुख पहुंचता है, चोट पहुंचती है, तो बहन को भी दर्द होता है। लेकिन जिस तरह लड़के की सिस्टर ने लड़के को मारा, उससे जरा भी दुख नहीं है। और इन दोनों की प्लानिंग में जिस तरह दीदी की सहेली को हैंडल किया गया, जिस तरह अपने मम्मी पापा के सामने रोने का नाटक किया, यहीं से पता चलता है कि ये दोनों आगे चलकर लड़के के लिए कितने घातक साबित होंगे। अब इन दोनों का लड़के के खिलाफ साजिश और लड़के को तड़पाने के लिए गेम प्लान, आगे चलकर लड़के का क्या अंजाम होने वाला है और लड़के की सिस्टर का व्यवहार लड़के के प्रति कैसे रहने वाला है, ये तो मैं ऑडियो सीरीज की आने वाली स्टोरी में पता चलेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी सच्ची बात हमेशा सच नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। मिलेंगे आपको ऑडियो सीरीज की नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।